नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो ज्योग्राफी के बारे में है। ज्योग्राफी में हम सोलर सिस्टम को आज डिस्कस करेंगे, सौर मंडल को। देखिए, ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है, यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और अगर आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट अच्छे से रेडी कर लिया तो यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और अगर इसे डीपली पढ़ना है तो इसकी बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। और ये बेसिक नॉलेज कैसे होगी? आपके पास 6ठी से लेकर 12वीं तक NCERT की बुक होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको इसका बेसिक पता चल जाएगा और साथ में आपके पास एक एटलस होना चाहिए। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एटलस, अगर आपने किताब में कोई लोकेशन देखी यानी कि कोई एरिया देखा, उसे आप जब एटलस में देखते हैं, मानचित्र में देखते हैं, तो वहां पर आपको उस क्षेत्र के आसपास के इलाके भी पता चल जाते हैं। देखिए, आजकल एग्जाम में मैप बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि कोई कंट्री दे दी और इसको कहा जाता है कि ये कंट्री जो है ये लैंड लॉक कंट्री है या नहीं। लैंड लॉक कंट्री कौन होती है? वो कंट्री, वो देश जो चारों तरफ से जमीन से ढका हुआ हो, यानी कि चारों तरफ उसके देश हो, उसे लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। और जो बाहर समुंदर से लगी होती है कंट्री, जो समुंदर के तट के किनारे लगी होती है, उसे लैंड लॉक कंट्री नहीं कहते। जो लैंड लॉक कंट्री होती है वो बीच में होती है। तो इसके बारे में आपको कहाँ से पता चलेगा? मानचित्र से पता चलेगा। और यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, इन लेक्चरों में मैं आपको ज्योग्राफी डिटेल से पढ़ाऊंगा, बेसिक से लेकर हम ज्योग्राफी को चलेंगे, ताकि आपको अच्छे से इसकी समझ हो सके और अच्छे से आपकी ज्योग्राफी तैयार हो सके। पर ये इंपॉर्टेंट हो जाती है NCERT की बुक्स, क्योंकि इसे पढ़ने के बाद आपको डबल रिवीजन हो जाएगी। यहाँ पर मैं लेक्चर लूंगा और वहां पर जाकर आप इन NCERT का एक चैप्टर पढ़ लोगे तो आपका डबल रिवीजन हो जाएगा, जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आपके पास NCERT की बुक होनी चाहिए। PDF भी होती है, अगर आपको PDF चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम में वहां पर डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद GC लियोंग करके एक बुक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। पर मैं यहाँ पर आपको जो मटेरियल दूंगा इन PPT में वो काफी होगा। यहाँ पर मैं आपको बहुत कुछ डिस्कस कर लूंगा ताकि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो मैं आशा करता हूँ ये जो लेक्चर आएंगे इसको बहुत ही अच्छे से देखेंगे और दूसरे स्टूडेंट को भी इन लेक्चरों को भेजेंगे ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, भूगोल हम क्यों पढ़ते हैं? देखिए, भूगोल हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी पर जो भी हमें प्राकृतिक चीजें दिखाई देती है, यानी कि पहाड़ हो गया, नदियां हो गई, जो भी देश हो गया, क्षेत्र हो गए, वहां पर कौन कौन से खनिज पदार्थ है, इनके बारे में नॉलेज होना हमें बहुत ही जरूरी है। कहाँ पर कौन कौन सी कृषि होती है, कौन कौन सी फसलें कहाँ कहाँ पर उगाई जाती है, तो इनके बारे में हम भूगोल में पढ़ते हैं। तो देखिए, भूगोल को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। फिजिकल ज्योग्राफी, जो भौतिक भूगोल जिसे कहते हैं, इसमें हम नदियों के बारे में पढ़ते हैं, पहाड़ के बारे में पढ़ते हैं, महाद्वीपों के बारे में पढ़ते हैं। इन सभी के बारे में हम भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं। एक एक करके मैं सभी का लेक्चर लूंगा। बहुत सारे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो भौतिक भूगोल को हम भारत की दृष्टि में देखकर भी पढ़ेंगे, यानी कि भारत में जो भौगोलिक क्षेत्र है भारत का, उसको भी हम पढ़ेंगे कि नॉर्थ का क्षेत्र जो हिमालय का क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, जो दक्कन का क्षेत्र है, जो दक्षिण भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसके बारे में पढ़ते हैं। कौन सी फसलें भारत में होती है, खनिज पदार्थ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इन सभी का अध्ययन हम फिजिकल ज्योग्राफी में करते हैं। और उसके साथ विश्व जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी अफ्रीका हो गया, USA हो गया, जो एशिया का पूरा क्षेत्र है, रशिया वाला क्षेत्र, उसे हम पढ़ते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम इन सभी को कंप्लीट करते हैं। दूसरा है मानव ज्योग्राफी, जिसमें हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। और दूसरा, यहाँ पर हम आवास, जहाँ पर लोग रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में लोग रहते हैं। एक ठंडे क्षेत्र में आपने सुना होगा कि ठंडे क्षेत्रों के लोगों की वेशभूषा, खान पान बहुत अलग होता है। जो गर्म क्षेत्र के लोग होते हैं उनका खान पान, वेशभूषा अलग होती है। तो इनके बारे में हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो इन सभी का अध्ययन हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। एक एक टॉपिक पर मैं एक एक लेक्चर लूंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये मैंने आपको बता दिया कि फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या क्या पढ़ते हैं और ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम के बारे में। हम देखेंगे
कि सोलर सिस्टम कैसे बना। इसको लेकर कई सारे भूगोलवेता जो हैं, जो भूगोल वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अलग अलग थ्योरी दी है, अलग अलग अपनी बातें रखी हैं कि किस तरीके से सोलर सिस्टम बना होगा। तो उसी को हम पढ़ेंगे। 3 सिद्धांत है इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है, जिससे पता चल जाता है कि सोलर सिस्टम हमारा कैसे बना होगा, तो उसे हम देखेंगे। तो देखिए, सोलर सिस्टम को लेकर 3 सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे लाप्लास का निहारिका परिकल्पना, और दूसरा है चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, और रसेल की द्वैतारिक परिकल्पना। तो ये जो 3 तरह के सिद्धांत दिए गए हैं अलग अलग वैज्ञानिकों ने, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है लाप्लास का निहारिका परिकल्पना। इसे हम देखते हैं कि निहारिका परिकल्पना क्या थी और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए, लाप्लास जो थे, एक भूगोलवेता थे, लाप्लास और कांट, इन्होंने क्या कहा कि हमारे ब्रह्मांड में एक धूलकण से बना हुआ एक बादल था, एक बहुत बड़ा बादल था जिसे नेबुला कहा गया। ये जो नेबुला है, इसमें वो सभी पदार्थ थे जिन पदार्थों से हमारा जो ग्रह बने हैं, हमारे जो ग्रह बने हैं, वो सभी पदार्थ इसमें बिखरे पड़े हुए थे। ये बहुत ही कम घनत्व का था और बिखरा हुआ था। जैसे जैसे ये नेबुला जो है, ये धूलकंड से बना बादल जो है, वो जब ठंडा होने लगा तो ये सिकुड़ने लगा। जब कोई चीज ठंडी होती है तो वो सिकुड़ने लगती है, तो ये सिकुड़ने लगा, क्योंकि अगर गर्म होता तो फैलता। जब ये सिकुड़ने लगा तो इस पे हरकत पैदा हो गई, यानी कि ये एक्टिव होने लगा, और धीरे धीरे कर कर इसका जो बीच का जो हिस्सा था वो बहुत ही गर्म हो गया, और उसमें जब हाइड्रोजन का संलयन हुआ तो उससे प्रकाश उत्पन्न होने लगा, और ये जो भाग था, बीच का भाग, ये टूटकर अलग हो गया, और इसके जो भाग टूटे थे, इस बीच वाले भाग के जो टुकड़े हुए थे, इन टुकड़ों से टूट टूट कर बहुत सारे हिस्से बन गए, बहुत सारे टुकड़े बन गए, और ये इस भाग के चारों ओर घूमने लग पड़े। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भाग निकल गया और इससे जो टुकड़े बने वो टूट टूट कर बहुत बिखर गए और इसके चारों ओर घूमने लग पड़े, और इसी से, इसके जो टुकड़े थे, इसी से हमारे ग्रह बने। जैसे इसका टुकड़ा टूटा, उससे बुध बना, इससे भी एक टुकड़ा टूटा, उससे शुक्र बना, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, ऐसे कर कर बहुत सारे ग्रह का निर्माण इनसे हो गया, और इसके इर्द गिर्द ये घूमने लगे, क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण बल था जो इन टुकड़ों को लेकर अपने पूरे चारों तरफ घुमाने लग पड़ा, क्योंकि ये हरकत में आ गया था, और जिससे ये बहुत ही गर्म हो गया, और इससे जो टुकड़े टूटे वो इसके चारों ओर घूमने लग पड़े, और इससे सोलर सिस्टम का निर्माण हो गया। ये लाप्लास ने कहा था। पर लाप्लास ने यही नहीं कहा कि ये जो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह हैं, बृहस्पति और शनि गैस कैसे रह गए और अरुण और वरुण बर्फ कैसे बन गए, तो इनके बारे में लाप्लास नहीं कहते। इनके बारे में हमें अगले सिद्धांत से पता चलता है कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण जो ग्रह हैं वो गैसीय और बर्फ ग्रह कैसे बन गए। देखिए, हमारे सोलर सिस्टम में एक सूरज है जिसे सन कहा जाता है, और बाकी 8 ग्रह हैं। यहाँ पर 9 दिए गए हैं क्योंकि प्लूटो जो है उसे ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया था 2006 में, और इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया था। आज के डेट में हमारे ब्रह्मांड में, हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। जो नेपच्यून है इसे वरुण कहा जाता है। तो ये 8 ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में आज हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये ठोस ग्रह हैं, इनकी सतह पर आप खड़े हो सकते हैं। बृहस्पति, शनि ये गैसीय ग्रह हैं, और अरुण और वरुण ये दोनों जो ग्रह हैं ये हैं बर्फ से बने हुए। तो लाप्लास के सिद्धांत में ये सूरज को तो इसने बता दिया कि गर्म गोला था जो बीच में टूट गया, और इसके जो भाग थे इससे टूट टूट कर ग्रह बने। पर लाप्लास के सिद्धांत से हमें ये नहीं पता चलता कि ये जो बृहस्पति है और शनि है ये गैसीय ग्रह कैसे रह गए, और यूरेनस और नेपच्यून जो है, अरुण वरुण, ये बर्फ से बने हुए ग्रह कैसे यहाँ पर आ गए। तो इसके बारे में अगला सिद्धांत आता है जिसे चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना कहा जाता है। देखिए, लाप्लास ने स्टार बना के बता दिया, यानी कि सूरज को बना के उसने बता दिया कि सूरज ऐसे बना था। अब आगे चलकर जो बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण के बारे में जो आगे इन्होंने थ्योरी दी, आगे इन्होंने जो कहा, वो चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना से हमें पता चलता है। देखिए, चैम्बरलिन और मोल्टन ने क्या कहा कि 2 स्टार थे, यानी कि ये जो हमारा सन है, जो सूरज है, और इसके पास में एक सितारा था
जो कम घनत्व का सितारा था। यानी कि कम घनत्व किसका होता है? कम घनत्व होता है गैस का। देखिए, क्योंकि गैस के कण जो होते हैं वो दूर दूर फैले होते हैं, इसीलिए इसका घनत्व कम होता है। अगर इसके कण पास पास होते तो ये तरल अवस्था में होता है, और बहुत ही पास होते हैं कण तो वो ठोस अवस्था में होता है। तो कम घनत्व वाला एक स्टार था जो हमारे सूरज के निकट था। जब ये स्टार निकट आया तो सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल ने इस स्टार के टुकड़े कर दिए, कुछ भाग अपनी तरफ खींच लिए, और जब इस सूरज ने इस स्टार के कम घनत्व वाले स्टार के भागों को खींचा तो उससे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण बना। और अरुण और वरुण ये जो दो ग्रह थे ये सूरज से काफी दूर थे, इसलिए बर्फ में तब्दील हो गए, और जो बृहस्पति और शनि थे वो गैसीय ग्रह ही रह गए, क्योंकि ये कम घनत्व वाले स्टार से निकले हुए टुकड़े थे। तो चैम्बरलिन और मोल्टन ने दो स्टारों के बीच में ये कहा कि जब दो स्टार आपस में आए तो इन्होंने अपने गुरुत्वाकर्षण बल से टुकड़े तोड़ लिए और ग्रह बन गए, और ये ज्यादा घनत्व वाला तारा था जो हमारा सन है, इन टुकड़ों को अपने चारों ओर घुमाने लग पड़ा, क्योंकि इसमें काफी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसलिए ये कम घनत्व वाले स्टार के जो टुकड़े थे उसको भी अपने चारों तरफ घुमाने लग पड़ा, जिससे ये बाहरी ग्रह बन गए। और ये जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल थे ये इस सूरज के ही भाग हैं। तो चैम्बरलिन और मोल्टन ने यह सिद्ध कर दिया कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये ग्रह कैसे बने। तो आपको अब पता लग गया होगा कि ये चार ग्रह जो हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। ये जो चार ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सूरज के ही पार्ट हैं, और ये बाकी जो है ये दूसरे स्टार के भाग है। तो ये चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहणों परिकल्पना से हमें पता चलता है। तो देखिए, अगली जो थ्योरी है वो रसेल ने दी थी, द्वैतारक परिकल्पना। ये सिद्धांत रसेल का है। इसने भी कहा कि सोलर सिस्टम कैसे बना होगा। तो रसेल का कहना था कि दो तारे ब्रह्मांड में थे, एक हो गया हमारा सन और दूसरा एक और तारा था जो इसके चारों ओर घूम रहा था, यानी कि हमारे सूरज के चारों ओर ये वाला स्टार घूम रहा था। जब इस स्टार के करीब एक बहुत ही बड़ा स्टार जो ज्यादा घनत्व वाला स्टार गुजरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्यादा पावरफुल, जो जिसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा था, ये स्टार इसके साथ से गुजरा। तो ये जो स्टार था जो सूरज की परिकल्पना लगा रहा था ये इसकी तरफ खिंच गया, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा था। इसने इस स्टार को खींच लिया और इस स्टार के जो टुकड़े टूटे थे इससे हमारे ग्रह बन गए और ये सूरज के इर्द गिर्द घूमने लग पड़े। देखिए, इसका सीधा मतलब ये है कि ये जो सिद्धांत दिए गए थे ये इसलिए दिए गए थे क्योंकि लाप्लास ने कहा था कि हमारा सूरज कैसे बना, हमारा सन कैसे बना। बाकी जो सिद्धांत थे वो भी इसको सिद्ध करने लग पड़े कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इस तरीके से नहीं दूसरे तरीके से बना होगा। तो अपने अपने विचार थे, इन्होंने अपने तरीकों से कहा कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इस तरीके से बना। जैसे चैम्बरलिन ने बता दिया कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो दो स्टार के टूटने से बना। बाकी जब दूसरा सिद्धांत आया रसेल की जो द्वैतारक परिकल्पना आई तो इसने कहा कि एक स्टार हमारे सूरज के इर्द गिर्द घूम रहा था, जब उससे एक बहुत ही पावरफुल स्टार गुजरा तो ये जो स्टार था जो हमारे सूरज के इर्द गिर्द घूम रहा था, घनत्व वाले स्टार ने इस स्टार को खींच लिया और इसके जब टुकड़े हो गए वो सूरज के इर्द गिर्द घूमने लग पड़े और वो हमारे ग्रह बन गए। तो अलग अलग सिद्धांत है जिसमें लाप्लास की निहारिका जो परिकल्पना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसने बताया कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल कैसे बना, और बाद में चैम्बरलिन ने ये सिद्ध कर दिया कि ये जो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण कैसे बने, क्योंकि ये कम घनत्व वाले स्टार के भाग थे इसलिए गैसीय और बर्फ में बदल गए। तो इससे हमें ये पता चलता है इन थ्योरी से कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना होगा। देखिए, ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, पर आपको पता होना चाहिए कि सोलर सिस्टम को लेकर क्या क्या सिद्धांत दिए गए थे। और भी बहुत सारे सिद्धांत दिए गए थे पर ये तीन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये है हमारा सोलर सिस्टम जिसमें चार ग्रह ठोस है और ये बाकी जो है ये गैसीय और बर्फ अवस्था में स्थित है। तो देखिए, हमारी पृथ्वी एक ऐसे स्थान पर है, अगर ये थोड़े से करीब होती सूरज के तो यहाँ पर जीवन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी गर्मी होती और यहाँ पर पानी नहीं होता। अगर ये यहाँ से
थोड़े से दूर होती, बर्फ अवस्था में होती और यहाँ पर फिर भी जीवन नहीं होता। तो पृथ्वी हमारी ऐसे स्थान पर है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। अगले लेक्चर में हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे और हम अर्थ के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला होगा। आगे चलकर बहुत सारे लेक्चर आएंगे, तो उसमें हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, एमसीक्यू भी करेंगे, जिससे आपके एग्जाम में बहुत सारी मदद मिलेगी और आपका ज्योग्राफी का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने सोलर सिस्टम के बारे में जाना। अगला लेक्चर पृथ्वी के बारे में होगा, अर्थ के बारे में होगा, जिसे हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगते हैं, मैं हिस्ट्री के लेक्चर भी अपलोड कर रहा हूँ, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। उनसे भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो औरों को भी शेयर करिए और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको पीडीएफ यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर आपको चाहिए। कमेंट में आप बता दीजिए कि आपको पीडीएफ चाहिए और कैसा लगा ये लेक्चर, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये मेरी जीमेल आईडी है, यहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। तो अपने आसपास सफाई रखिए, पानी को सेव करिए, अपने सोसाइटी को अच्छा बनाइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।